खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। संसद की कार्यवाही में गतिरोध को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर पलटवार किया। विपक्षी सांसदों की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सरकार यह कहकर विपक्ष को बदनाम कर रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, जबकि हम देश और देश की सुरक्षा से जुड़े मामले को लगातार उठा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर संसद में आपको बता दें हंगामा करने के आरोप लगाए थे और सरकार पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ये कहकर विपक्ष को बदनाम कर रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, जबकि हम देश और देश की सुरक्षा से जुड़े मामले लगातार उठा रहे हैं। संसद में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी, मुस्लिम लीग और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2015 में केरल विधानसभा में हुड़दंग के लिए अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। इस प्रकरण के वक्त माकपा विपक्ष में थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाया कि आरोपी विधायकों का कृत्य संवैधानिक सीमाओं को पार कर गया। पीठ ने कहा कि संविधान द्वारा कानून निर्माताओं को सदन के पटल पर मिली छूट को आपराधिक अभियोजन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इन परिस्थितियों में मामले को वापस लेने की अनुमति देना न्याय की समान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में कहा गया कि सांसदों और विधायकों को दी गई प्रतिरक्षा उन्हें बिना किसी डर या फिर पक्षपात के अपने कार्यों का निर्वहन करने में मदद करने के लिए है, लेकिन ये स्थिति उन्हें अन्य नागरिकों की तुलना में उच्च स्तर पर खड़ा नहीं करता। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि बोम्मई के शपथ ग्रहण समारोह में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। बसवराज बोम्मई राजभवन में कर्नाटक सीएम पद की शपथ लेकर राज्य के 23वें सीएम बने। सीएम पद की शपथ लेने से पहले बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में भगवान श्री मारुति मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम एक कैबिनेट बैठक करेंगे। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की जाएगी जिसमें राज्य में कोरोना और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा होगी। आपको बता दें बसवराज बोम्मई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे हैं। इसके साथ ही वो येदियुरप्पा कैबिनेट में गृह मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं। बोम्मई लिंगायत समुदाय के नेता भी हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। किश्तवाड़ जिले के होंजर इलाके में सुबह लगभग 4:20 पर करीब बादल फटने से 6 घर और एक राशन डिपो इसकी चपेट में आ गए और हादसे के बाद से करीब 36 लोग लापता हैं, जिनके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। किश्तवाड़ में बादल के फटने के बाद भारतीय सेना, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम हादसे के बाद से गायब लोगों की तलाश में जुटी है। होंजर सुदूर इलाका है, इसीलिए राहत टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो क्लोड ब्रेस्ट दक्षिण तहसील के होंजर एरिया में हुआ है, ये रात को 27 और 28 की दरमियान जो रात है उसमें ये क्लोड ब्रेस्ट हुआ है, जिसमें काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ है। इसमें अभी तक रिपोर्टेड और हुई हैं और लगभग 33 लोग अभी भी मिसिंग हैं। उसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टी लॉस है और
एनिमल लॉस भी है, उसमें काफ़ी हुआ है, उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। वहाँ के लिए रिलीफ मटेरियल डिस्पैच किया हुआ है और हमने रिक्विजिशन की है एयरफोर्स अथॉरिटीज़ के साथ भी टेकअप किया है कि वो वहाँ पे के लिए हमें Mi-17 चॉपर प्रोवाइड करें ताकि हम इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे करें और रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुँचाएँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 दिन से हो रही भारी बारिश से जहां एक तरफ भीषण गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर कच्चे मकानों के लिए आफत बन चुकी है। दरअसल मैंथा के अलियापुर गांव में भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे मकान में सो रहे पति पत्नी समेत मवेशियों के मलबे में दबकर मौत हो गई। तो वहीं दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने शवों को मलबे से बाहर निकाला। मकान के गिरने की खबर को सुनते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हो गए और सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यूपी के अलीगढ़ में नवागत जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी ने अलीगढ़ के जिला अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद कोविड कंट्रोल रूम और कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कोविड कंट्रोल रूम और कलेक्ट्रेट में स्थापित पटलों से कार्य की जानकारी ली और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, निरीक्षण के समय सीडीओ अंकित खंडेलवाल, एसडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी, एडीएम विधान जायसवाल, एडीएम प्रशासन डीपी पाल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के एटा में एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को लगातार चेता रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की नजरअंदाजगी से परेशान होकर एम्बुलेंस कर्मियों ने कोतवाली नगर क्षेत्र में अपनी गाड़ियां खड़ी करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। तो साथ ही प्रशासन और सरकार को एम्बुलेंस कर्मियों ने मांगे नहीं मानने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। इस समय हड़ताल चल रही है। जो एएलएस के कर्मचारी, हमारे एएलएस के जो कर्मचारी निकाले गए हैं, निष्कासित किए गए हैं, उसके संबंध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये एटा में ही चल रहा है या कहाँ कहाँ ये धरना चल रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो अगर आप यहाँ एसडीएम साहब सीओ साहब आए तो ये मतलब इनका क्या कह रहे थे, आपसे क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि आम जनमानस की जो मतलब इसके जरिए से कोई हानि ना हो, इसके लिए इससे पहले भी हमने और इसी बीच उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। और पूरे यूपी में अभी तीसरी लहर तो अभी नहीं आई है, लेकिन जितना करने की आवश्यकता थी, बेड बढ़ाना, वेंटिलेटर बढ़ाना, ट्रेनिंग देना, ये सब कुछ 1 महीने पहले से शुरू कर दिया है। तो ये सब हो रहा है मित्रों। यदि उनको हम सहाय करेंगे सरकार को, तो भारत का श्रेष्ठ उत्तम राज्य हम बना सकते हैं, यूपी को बना सकते हैं। एक मॉडल राज्य के रूप में हमें भारत के सामने यूपी को रखना है। और इसी वजह से चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे गांव में हमारा ग्राम प्रधान हो, चाहे पंचायत के सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत के सब सदस्य हो, चाहे नगर में मेयर से लेकर पार्षद हो, और ऊपर बैठे हमारे विधायक और एमपी हो, ये सब मिलकर एक चेन बनाकर आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई शंका नहीं है कि हम हमारे यूपी को श्रेष्ठ मॉडल राज्य नहीं बना सकते। मैं आज मुख्यमंत्री श्री को इसी वजह से कहती हूँ कि इतने व्यस्त हैं मित्रों। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के गाजियाबाद के मोदीनगर गोविंदपुरी चौकी पुलिस क्षेत्र के सारा रोड पर बंद मकान में चोरी की वारदात का मामला सामने आया। यहां चोरों ने रात के समय जब घर पर कोई नहीं था तब वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, घटना के वक्त सभी परिवारजन बाहर घूमने गए थे और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने सीढ़ी लगाकर घर में प्रवेश कर पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। तो वहीं शातिर चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर निकालकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। आज सुबह जो है देखा यहाँ पे आते हुए मेरी बहन जो घूमने के लिए गई हुई थी, लद्दाख घूमने के लिए। उनका पूरा परिवार लद्दाख घूमने के लिए गया हुआ था। जैसे ही सुबह देखा यहाँ पे कि ताला टूटा हुआ है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, और उसके पश्चात फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया है, अंदर एंट्री करी है उन्हीं के साथ। देख के तो देखा यहाँ पे मतलब कुछ भी मतलब सारा कुछ वो लेके चले गए। किस तरफ से दाखिल हुए हैं घर में चोर? वो रोड की साइड से सीढ़ी लगा के दाखिल हुए हैं। उन्होंने ताला तोड़ने का प्रयास करा सामने से, उनसे ताला टूटा नहीं है, कैसे भी ताला टूट गया होगा, अंदर से नहीं, कुंडी की बैंड होने के कारण वो यहाँ से प्रवेश ना कर पाए। उन्होंने फिर सीढ़ी लगा दी, वो भी सहारा रोड से, ठीक है, जहाँ पर पुलिस की गश्त होनी चाहिए, और तसल्ली से पूरी रात कंगाला इन्होंने सारा सिस्टम और सारा सामान यहाँ कुछ भी एलईडी कुछ नहीं छोड़ा। घर के बाद जैसे सीसीटीवी लगे हैं तो उसकी डीवीआर वगैरह ये सब ले गए हैं, ठीक है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो भी। उधर पटियाला में अलग अलग यूनियन द्वारा एक साझा मंच पर इकट्ठा होकर एक बड़ी रोष रैली की जाएगी, जिसमें 50,000 के करीब कर्मचारी शामिल होंगे और अलग अलग यूनियन एक मंच पर इकट्ठा होकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और मोती महल की तरफ कूच करेंगे। इसको लेकर यूनियन ने ऐलान किया कि कल 50,000 के करीब हमारे कर्मचारी इस रोष रैली में शामिल होंगे। काम छोड़कर हड़ताल के द्वारा हम मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਵਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੋਣ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ। ਨਵੀਆਂ खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। भटिंडा में लंबे समय के बाद सरकारी सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन आने के बाद लोगों का तांता लग गया। यहां लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी और ना ही मास्क पहने नजर आए। लोगों ने बताया कि पहले तो वैक्सीन ही अस्पताल में नहीं आती, उसके बाद जब आती भी है तो हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं होता। भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहां अगर ठीक आदमी भी आएगा तो वो भी कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है। ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਸੀ 7:30-8 ਵਜੇ ਤੇ 11:30-12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 1000 ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਈ ਗਿਆ। 200-300 ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਡ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਟੋਕਨ ਲਾ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਉਸ ਟੋਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੜੇ ਆ EMPLOYEES, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ? तो आपको बता दें, वैक्सीन के लिए लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ती नजर आई और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। भटिंडा में लंबे समय के बाद सरकारी सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन आने के बाद लोगों का तांता लग गया और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है और ना ही सभी लोग मास्क पहनने नजर आ रहे हैं। लोगों ने यहां बताया है कि पहले तो यहां अस्पताल में वैक्सीन आती ही नहीं थी और उसके बाद जब आती है तो ये हालात कितने बुरे हो जाते हैं, उनकी बानगी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध जो है वो यहां पर नहीं किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोडवेज में आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कर्मचारियों ने पटियाला में स्थित पीआरटीसी वर्कशॉप के मुख्य द्वार का गेट बंद करते हुए विभाग के क्लर्क के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। यह विवाद छुट्टी न देने पर हुआ। फिलहाल क्लर्क पर कार्रवाई की मांग की गई। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀ ਜੀ ਸਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤੜਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਜ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ ਘਰੇ, ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂ ਆ ਜੀ, 9 ਦੇ 9 ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ 9 ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦੇ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 27 ਡਿਪੂ 27 ਦੇ 27 ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ। ਕਾਫੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਈ, 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਪੂ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਡੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ PCB 296 ਸੁਰਿੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ 5 ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
बुलेटिन में यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। बुलंदशहर में सपा नेता और रामपुर के सांसद आजम खान की रिहाई के लिए सपा नेता सदाकत अली ने राष्ट्रपति को खून से खत लिखा है। खून से लिखी चिट्ठी में आजम खान के गिरते स्वास्थ्य और झूठे मुकदमों में फंसाने का जिक्र किया गया और आजम खान की रिहाई के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई। मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपने खून से पत्र लिखा है। माननीय आजम खान साहब पूर्व सांसद राज्यसभा व मौजूदा सांसद लोकसभा हैं, उनकी रिहाई की मांग की है। वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार हैं। उन पर झूठे मुकदमे लिखकर उन्हें जेल में भेज दिया गया। मैंने मानवीयता के आधार पर माननीय राष्ट्रपति साहब से मांग की है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक है ताकि उनको बेहतर इलाज मिल सके। वह एक समाज सुधारक और महान शिक्षाविद के रूप में समाज के लिए काम कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों के लिए जाम एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जिससे जनता को निजात दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर के पीडब्ल्यूडी विभाग ने शहर के बीचों बीच पुल का निर्माण कराने का फैसला किया। इस पुल का काम फिलहाल जारी है, लेकिन अभी से लोगों में काफी खुशी इस पुल को देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस पुल के बनने से लोगों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बहुत सक्सेसफुल है और ये कंपनी जो भी है काम बहुत अच्छे करा रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से काम हम लोग का चल रहा है। हमने बहुत तेज़ी से ये काम कर चुके हैं और बाकी जो पुल जो तैयार ये कर चुके हैं, ये भी कुछ 2-2.5 महीने में हम लोग कर दिए, बहुत जल्दी तैयार। क्योंकि बारिश की वजह से जब नदी सैलाब हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से हमने इस नदी को भी, इस पुल नदी वाले को भी जल्दी बनाया और जो सूखे में अभी काम चल रहा है इसको भी हम बहुत तेज़ी से निभा रहे हैं, क्योंकि इसका भी काम कंप्लीट थे। कुछ उधर पार वगैरह कट रहे हैं, उसको मिट्टी वगैरह हटाने के बाद ये भी आपके राजौरी में सक्सेसफुल तैयार कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो सुबह से लेकर शाम तक जाम ही रहता था। अब जो गवर्नमेंट ने दूसरा पुल बनाया उससे उम्मीद बनी है कि अब ये जाम शाम यहाँ नहीं रहेगा। और दूसरी बात, जो रोड की एक्सटेंशन का काम इन्होंने किया, रोड की चौड़ाई का काम जो शुरू किया है, वो इनके कहने के मुताबिक तो 13 से लेकर 15 मीटर तक चौड़ी होगी। उस हिसाब से तो यहाँ आइंदा जाम के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी होगी हमारे लिए, हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस रोड से तो राजौरी जो पुंछ की गाड़ियाँ जो क्रॉस होती थी उनको राजौरी से क्रॉस ही नहीं होने दिया जाता था इस पुल से। तो उम्मीद है कि आइंदा से तमाम जो बसेज हैं या ट्रक हैं या जो ऑटो। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।